ओके, आई गॉट इट। ठीक है, मेरे को मिल गया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पिछली क्लास में आई थिंक हम एम्ब्रियो तक कंप्लीट कर चुके थे, जेस्टेशनल एज भी कंप्लीट हो गया था। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव बर्थ। ठीक है, लाइव बर्थ से बाद फेटल डेथ। ये मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है आपके लिए, ठीक है, अलग अलग एसेंशियल पीडियाट्रिक्स से निकाल कर। तो इतना ही आपको पढ़ना है। एक्चुअली बहुत बड़ा है एसेंशियल पीडियाट्रिक्स में, तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, बट जो मैं डेफिनेशन एक्चुअल में बता रहा हूँ वो डेफिनेशन अगर आप लिख के आओगे तो वो इनफ है। ठीक है, अभी एक बार लास्ट टाइम बताओ, सभी के पास वॉइस आ रही है क्या प्लीज? ऑल ऑफ यू लिसनिंग द वॉइस? तो इसके बाद हम लाइव बर्थ को देखते हैं। लाइव बर्थ क्या है? तो लाइव बर्थ क्या है? इसमें लाइव का मतलब क्या हो गया? जिंदा पैदा होना। इस तरीके से हम कॉमनली बोल सकते हैं कि कोई भी बर्थ है वो जिंदा होता है, तो उसको हम लाइव बर्थ बोलते हैं। तो कैसे इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है? आपका फीटस, ठीक है, या फिर जायगोट की बात करते हैं। तो कंप्लीट एक्सपेल्सन कब होता है? जब मेच्योर हो जाता है। ठीक है, मेच्योर होने के बाद, जिसको हम टर्म बोलते हैं, टर्म डिलीवरी जब होती है, तो उसके डिलीवरी होने के बाद जो एक्सपल्सन होता है फ्रॉम मदर, मदर से जो एक्सपल्सन एक्सपल्सन होता है, और वो क्या शो करता है? एनी साइन ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ का साइन शो करता है, जैसे कि ब्रीथ हो गया, हमने पिछली बार में बताया था कि नॉर्मल पल्स रेट हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, इवन जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मूवमेंट है वो भी अगर आपका शो करता है, तो वो सब का किसके में ऐड किए जाते हैं? लाइव बर्थ के अंदर ऐड किए जाते हैं। क्लियर है बात को? फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा और कॉर्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखना। ये वाला जो पॉइंट लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि लाइव बर्थ में, लाइव बर्थ का मतलब क्या हो गया कि आप उसकी जो कॉर्ड है, जो जो कॉर्ड है उससे हटा देते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा और कॉर्ड से आप हटा देते हैं, उसके बाद नॉर्मली वो ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मली सारे साइंस ऑफ लाइफ को दिखा रहा है। तो ऐसी जो बर्थ है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइव बर्थ बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी के? एनी डाउट? क्लियर है ना? इंटरेक्टिव सेशन बनाइएगा ये सर, तभी पता पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने से। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फीटल डेथ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीटल डेथ। आपसे ना 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि फीटल डेथ क्या होती है। तो डेथ क्या होती है? फीटल डेथ ये देख लेते हैं कि डेथ प्रायर टू कंप्लीट एक्सपल्सन। प्रायर मतलब पहले, एक्सपल्सन से पहले जो है, और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। ठीक है, तो क्या होता है कि अब अगर जो वॉम्ब है, जो मदर का वॉम्ब है, उसके अंदर ही एक्सट्रैक्शन या फिर जो पार्चुरेशन है उसके होने से पहले ही अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, फीटस की, तो उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी कि डेथ प्रायर टू कंप्लीट एक्सपेल्सन, डेथ प्रायर टू कंप्लीट एक्सपेल्सन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज इज कॉल्ड एज द फीटल डेथ। ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा जो है, ठीक है ना, इसको भी क्लासिफाई किया गया है अपन ने ना, कैसे कि अर्ली फीटल डेथ, ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट फीटल डेथ और लेट फीटल डेथ। ठीक है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो जो फीटल डेथ है ना बच्चों, उसको 3 भाग में क्लासिफाई किया है। जैसे अर्ली फीटल डेथ हो गया, इंटरमीडिएट फीटल डेथ हो गया और लेट फीटल डेथ हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पर किया गया है? ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज का मतलब है कि जो जो फीटस है उसकी डेवलपिंग एज। ठीक है, आपको पता ही है डेवलपिंग एज क्या होती है कि आफ्टर लास्ट मेस्टर पीरियड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एलएमपी। ठीक है, लास्ट मेस्टर पीरियड होता है एलएमपी से लेकर जो 9 मंथ तक की जो जो स्टेज होती है वो जेस्टेशनल एज के अंदर इंक्लूड करी जाती है। तो अब इसमें जेस्टेशनल एज में अर्ली हो जाता है या इंटरमीडिएट बीच में होता है, लेट में होता है। ठीक है, डेथ कब हो रही है उसके बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं फीटल डेथ की। तो फीटल डेथ में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली फीटल डेथ की। क्लियर है? तो अर्ली फीटल डेथ जो होती है, तो अर्ली फीटल डेथ में मैंने क्या लिखा है देखो, डेथ एट जीए जेस्टेशनल एज, डेथ एट जेस्टेशनल एज लेस देन 22 वीक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करनी है आपको कि 22 सप्ताह से पहले। ठीक है, लेस देन 22 वीक्स का मतलब क्या होगा? 22 सप्ताह से पहले, और फीटस का वेट जो होता है वो 500 ग्राम से कम हो।
500 ग्राम से कम हो, और जो जो CHL होता है वो भी कितनी कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो। व्हाट इज CHL? यहाँ पर देखो CHL की मैंने क्या लिखा भी है, CHL इज क्राउन हील लेंथ, क्राउन हील लेंथ। तो मतलब जैसे ये बच्चा है, इसकी यहाँ से जो क्राउन है, हेड के लिए क्राउन बोलते हैं, और जो हील है वो यहाँ से यहाँ तक की जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, बच्चे की, वो क्या है, CHL होती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों के? समझ आ रहा है कि नहीं, बता दो जरा। हेलो, समझ आ रहा है? वॉइस आ रही है कि नहीं? सर रिपीट, एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि फीटल डेथ क्या होती है, पहले ये बता देता हूँ। फीटल डेथ क्या होती है कि कंप्लीट एक्सपेल्सन और एक्सट्रैक्शन होने से पहले, ठीक है, अगर मदर के वॉम्ब में ही जो है, या जेस्टेशनल एज के दौरान पर अगर फीटस की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको हम फीटल डेथ बोलते हैं। अब जेस्टेशनल एज बहुत बड़ा होता है, हमने बताया था कि LMP लास्ट मेस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 9 मंथ तक का, ये आपको पता ही है, 9 मंथ तक एक्सपेल्सन होता है, पार्चुरेशन। इसके बीच में जो फीटस की डेथ है वो कहीं पे भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट फीटल डेथ। फिर हमने सबसे पहली बात करी कि अर्ली फीटल डेथ क्या होती है। अर्ली का मतलब पहले, जल्दी ही हो जाएगी। तो ये क्या है, डेथ एट जेस्टेशनल एज लेस देन 22 वीक्स, ठीक है, 22 सप्ताह से पहले जो अगर जेस्टेशनल एज में जो फीटस की डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली फीटल डेथ। क्लियर है बात को? अब इसके बाद दूसरी इन्होंने बात बोली कि फीटल वेट, ये फीटस का वेट के अकॉर्डिंग, एक तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि जेस्टेशनल एज के बेसिस पर, जेस्टेशनल एज कितनी होगी, लेस देन 22 वीक्स, और फीटस का वेट कितना होगा, लेस देन 500 ग्राम्स। तो ध्यान रखना कि जो हमारा फीटस होता है, उसकी जो जो वेट होता है, उसका जो वेट मतलब भार जो होता है, वो ग्राम्स में नापा जाता है, मापा जाता है, और जो उसकी लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है। ध्यान रखना, ये कभी कभी ना बायबा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको बताएंगे कि फीटल वेट ऑलवेज मेजर्ड इन द ग्राम्स एज वेल एज CHL, वी कैन से CHL इज द क्राउन हील लेंथ इज मेजर्ड इन द सेंटीमीटर। सो दिस इज द एक्चुअल में जो हमारी जो मेजर्ड स्ट्रैटेजी है वो है। अब मैंने बताया कि जो क्राउन CHL क्या होता है, CHL क्या होता है कि जो हेड से लेकर, जो एड़ी बोलो, हेड से लेकर, मैं सिर से लेकर एड़ी तक की जो लेंथ है, उसको हम बोलते हैं क्राउन हील लेंथ, CHL। क्राउन मतलब हेड, हील का मतलब एड़ी, और लेंथ मतलब उसकी लंबाई कितनी है। ये सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई होती है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है एक फीटस का। तो ये जो है मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक आपको मिलता है जब बच्चा पैदा होता है। पर ये अगर 25 सेंटीमीटर से कम है और वेट 500 ग्राम से कम है, और उसकी 22 सप्ताह से पहले अगर मृत्यु हुई है, तो ऐसी डेथ को हम अर्ली फीटल डेथ बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, ओके, गुड। नाउ इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट फीटल डेथ। इंटरमीडिएट का मतलब आप समझिए कि बीच में, यानी बीच जो जेस्टेशनल एज है उसके तकरीब बीच में कहीं पर डेथ होगी, तो ऐसी डेथ को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फीटल डेथ। ठीक है, अब ये याद करने वाली बात है, ध्यान रखना, याद करने वाली बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि पीडिया थोड़ा सा टफ है, बट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, हमें याद करनी होती है एज इट इज। जैसे जैसे आपको ये टर्मिनोलॉजी माइंड में याद करते चले जाओगे, आपको पीडिया आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डेथ एट जेस्टेशनल एज 22 टू 27 वीक्स, 22 से लेकर 27 वीक्स के बीच में अगर डेथ होती है किसकी, फीटस की, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फेटल डेथ। ठीक है, अब देखो वेट के बेसिस पर देख लेते हैं। तो वेट जो होता है वो 500 से लेकर 999 ग्राम्स होगा। 500 से लेकर 500 से लेकर 999 ग्राम्स तक अगर वेट होता है फीटस का, तो ये एक्सपल्सन के बाद अगर आप देखते हैं तो इतना वेट निकलता है, तो इंटरमीडिएट फीटल डेथ कही जाएगी। दूसरी बात, CHL क्या होता है, क्राउन हील लेंथ कितनी होनी चाहिए, 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब लेस देन 35 सेंटीमीटर की अगर जो लेंथ आपको मिलेगी, तो वो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट फीटल डेथ के अंदर मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेट फीटल डेथ। लेट फीटल डेथ क्या होती है कि डेथ हमेशा जेस्टेशनल एज पे होगी, उस कितनी जेस्टेशनल एज होगी, 28 वीक्स और उससे ज्यादा। ठीक है, 28 वीक्स और उससे अगर ज्यादा पर जो है आपको फीटल डेथ मिलती है, और फीटस का जो वेट है, जो उसका भार है, वो 1000 ग्राम और उससे ऊपर मिलता हो,
और CHL मतलब क्राउन हील लेंथ 35 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा मिलती हो। समझ गए बात को? तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? लेट फीटल डेथ। अब हमने देखा, फिर से देख लेंगे कि फीटल डेथ को हमने क्या बोला कि जेस्टेशनल एज के दौरान, यानी लास्ट LMP से लेकर, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लेकर और आपकी 9 मंथ तक जो है, या 40 टू 42 वीक्स तक जो है, अगर आपका बच्चे की डेथ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेट होने से पहले अगर डेथ होती है तो उसको हम फीटल डेथ बोलते हैं। फिर फीटल डेथ को जेस्टेशनल एज के कौन से वीक में मृत्यु हो रही है उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। पहला है अर्ली फीटल डेथ, सेकंड वन इज द इंटरमीडिएट फीटल डेथ, एंड नंबर 3 इज द लेट फीटल डेथ। यहां तक क्लियर हुआ? हमें पेज चेंज करूंगे? Should I change the page or any doubt you have? ठीक है, ये आपको YouTube पे भी वीडियो मिलेगी इस तरीके से, और बाकी आप अगर लिखना चाहते हैं ना इसको, तो साथ में आप नोट्स भी लेके बैठा करें। ठीक है, उसको जैसे मैं अगर जैसे लेक्चर पूरा कंप्लीट किया करूँ ना, उसके बाद इन सब चीजों को ही रिवाइज करना है आपको। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपके सामने दिख रही है ना, जैसे CHL कितनी है कितनी, ये सब चीजें आपको जब ध्यान देंगी जब आप NICU वगैरह में विजिट करेंगे। ठीक है, ICU NICU में वगैरह में जो न्यूनेटाल इमरजेंसी केयर्स होती हैं, उसके अंदर अगर आप विजिट करते हैं तो वहां पर ये चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? एनीवन मुझे बताओ, आगे बढ़े क्या? हेलो, समझ आया क्या? जी सर। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देन दूसरा पेज ले लेते हैं हम। दूसरा पेज होता है ये, यहाँ पर ध्यान रखना, एक मैंने नोट बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट। इस नोट को ना कई बारी जो है पूछ लिया जाता है आपसे वाइवा के अंदर भी। कैसे पूछ लिया जाता है कि जो अर्ली फीटल डेथ होती हैं, हमेशा अर्ली फीटल डेथ, हमने फीटल डेथ का क्लासिफिकेशन किया है 3 तरीके से। तो जो अर्ली फीटल डेथ होती हैं बच्चों, वो हमेशा क्या होती हैं? अबॉर्शन कही जाती हैं। ठीक है, अबॉर्शन कही जाएंगी। ठीक है, अर्ली फीटल डेथ का मतलब आप समझ गए, 3 महीने से पहले की जो डेथ होती है, 3 महीने से पहले की, वो सारी की डेथ क्या होती है? अबॉर्शन कही जाती है। क्या कहते हैं उनको? अबॉर्शन कहते हैं। और इंटरमीडिएट और लेट जो डेथ होती है, फीटल डेथ, उनको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। स्टिल बर्थ, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्ली फीटल डेथ होता है उसको हम अबॉर्शन कहते हैं, और जो इंटरमीडिएट और लेट डेथ, फीटल डेथ होती है, उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने की कोशिश करी, वो पहले ही बता दिया कि हमेशा फीटस का वेट जो है वो ग्राम्स में, एज वेल एज लेंथ जो है सेंटीमीटर में मेजर करी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक्सक्यूज मी सर, पूछिए। यहाँ पे आपने नोट में बताया कि जो अर्ली फीटल डेथ होती है उसको अबॉर्शन कहते हैं, और इंटरमीडिएट फीटल डेथ को स्टिल बर्थ क्यों कहते हैं? यहाँ पे तो डेथ की बात हो रही है। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मरी हुई। डेथ की बात हो रही, बिल्कुल सही बात है, पर स्टिल बर्थ की डेफिनेशन पता है क्या आपको? डू यू नो अबाउट स्टिल बर्थ? नो। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बच्चे कि वहां पर जो हमारी साइन ऑफ लाइफ है वो नहीं दिखे, बच्चा मरा ही पैदा हो। समझ गए बात को? क्योंकि आप समझ रहे हैं जेस्टेशनल एज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, तो बच्चे की जीने की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं कि 7 महीने का बच्चे, 7 से 8 महीने के बच्चे जी जाते हैं, ये आपने सुना होगा नॉर्मल लाइफ में, सुना है कि नहीं? तो लेकिन अगर 7 से 8 महीने में अगर बच्चा पैदा होता है और मरा हुआ पैदा होता है तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। समझ गए बात को, क्या बोला मैंने? ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि बर्थ वेट ग्रुप। ठीक है, बर्थ के जो वेट है, बर्थ के टाइम पर जो वेट हुआ है, वेट है, उसके बेसिस पर जो है हमने क्लासिफिकेशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। और इवन जब पीडिया में आप जाएंगे, पीडिया के जितने भी हॉस्पिटल्स में, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है चीज की, वेट के बेसिस पर आप बच्चे का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो बर्थ वेट, पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि बर्थ वेट क्या है। देखो, मैं ऐसे ही नोट्स दूंगा आपको, बना बना के निकाल निकाल के उसमें से, क्योंकि पीडीएफ आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना इतना वास्ट है, इतना बहुत बड़ी चीजें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो कि बर्थ वेट क्या है। फर्स्ट वेट ऑफ न्यू बॉर्न विच इज प्रिफरेबली टेकन विद इन फर्स्ट हाफ, 1 घंटे के अंतराल में जो आपने पहली बार वेट मेजर किया है न्यूबॉर्न का, उसको हम बर्थ वेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात है?
आपको समझ में आ गया कि 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट्स के अंदर जो आपने न्यूबॉर्न का वेट मेजर किया है, उस वेट को हम बोलते हैं बर्थ वेट। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि एवरेज बर्थ वेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी के लिए, ध्यान रखना। एवरेज बर्थ रेट इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, देखो इंडिया के अंदर की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। दूसरे देशों में एवरेज वेट बर्थ वेट जो होता है वो वेरी कर सकता है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे निग्रोज के बच्चों को आप देखेंगे, ठीक है, आज के टाइम पर इंडिया में निग्रोज बहुत सारे मिल रहे हैं, तो उनका वेट 3 किलो से ऊपर जा सकता है, समझ रहे हैं बात को, 3 केजी से भी ऊपर जा सकता है। बहुत सारा उनके अंदर वेरिएशन होता है, क्योंकि उनकी जो स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है ना, वो अलग होता है, मतलब हमारे से तो अलग ही होता है, क्योंकि उनकी जो रेस है वो अलग है, हमारी रेस है वो अलग है। तो इसके बेसिस पर, लेकिन इंडिया की जितनी भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो हमारा एवरेज वेट होता है ना, वो कितना होता है, 2800 ग्राम्स। हमेशा हमने क्या बोला था, वेट ऑलवेज टेकन इन द ग्राम्स, तो 2800 ग्राम्स। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्लिनिकल पढ़ा रहूंगा ना पीडिया का किसी दिन, उस टाइम पे पढ़ाऊंगा कि मैं ग्राम्स बार बार क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि बेटा पीडिया के अंदर जो हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिकेशंस की जाती हैं, वो वेट और लेंथ के बेसिस पर की जाती हैं, समझ गए बात को। एज तो इतनी मायने करेगी नहीं, क्योंकि एज तो न्यू बॉर्न है, जल्दी ही पैदा हुआ है, पर वहां पर जो मैटर करता है वो क्या करता है, वेट एज वेल एज लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न। क्लियर हो गई बात यहां तक, क्लियर है जी यहां तक बात? यस सर। ओके, नाउ इसके यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि बर्थ वेट को हमने 3 भाग में क्लासिफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन जो हमें दिखाई देता है यहाँ पर, दैट इज LBW। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द LBW। व्हाट इज LBW? इसकी फुल फॉर्म जब खोलेंगे हम तो कहेंगे लो बर्थ वेट। बेबीज तो सब में कॉमन लगा रखा है मैंने, देखो बेबीज बेबीज बेबीज, पर इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म क्या है, लो बर्थ वेट। अब आप समझिए लो का मतलब क्या हो गया, कम, बहुत कम, ठीक है। तो लो बर्थ वेट का मतलब क्या हो गया कि वेट जो बेबी का वेट है वो हो, ठीक है, याद रखना, बड़ी बात है, ठीक है। जेस्टेशनल एज नहीं, जेस्टेशनल एज की बात नहीं कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है, जेस्टेशनल एज की बात नहीं कर रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। अगर बच्चे का जो वेट है जिस टाइम पर वो पैदा हो रहा है किसी भी टाइम पर, और उसका वेट 2500 ग्राम से कम है, तो वो लो वेट के अंडर आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारा जो एवरेज वेट होता है वो 2800 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए बात को। ऑब्वियसली बात है कि अगर 2500 से नीचे आता है, ठीक है, 2500 से ऊपर, 2500 यानी 2500 और 2600, 2500 इवन 2500 के ऊपर का कोई भी वेट हो, उसको हम LBW के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा भी गिरावट आता है 2500 से, तो वहां पर वो LBW के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब आप अपने थोड़े से दिमाग, आप सभी लोग डॉक्टर्स हैं, तो आप सभी लोग ये बताइए कि LBW यानी लो बर्थ वेट के लिए आप क्या चिकित्सा करना चाहेंगे, थोड़ी सी बताइए बात, क्या करना चाहेंगे चिकित्सा, एनीवन, एनीवन कैन टेल? कोई तो बता दो मेरे को, क्या चिकित्सा करेंगे? आपने सामान्य वृद्धि कारणम भी पढ़ा है ना, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, कुछ तो ऐसा देंगे ना उसको। चलो, अभी वीडियो ब्लर आ रही है क्या? कोई आप लोग इंटरेक्टिव सेशन नहीं बना रहे हैं, तो ये है, समझ नहीं आ रहा। आप लोग गलत भी आंसर देंगे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि आपकी क्लास चल रही है वो वाली जो सर चलती है चाइल्ड है कॉलेज में। तो सर चाइल्ड है तो सब मिलके ही देंगे सर उसको। हाँ, यानी भ्रंगणम चिकित्सा करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप, नर्सिंग थेरेपी। जी सर। सही है, यही बताना था, एक्चुअल में यही बताना था आपको, बिल्कुल सही बताया कि उसकी भ्रंगणम थेरेपी करेंगे, क्योंकि उसका हमारी जो पोषण है वो कम है। नेटवर्क है ये बताएगा। क्या 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 बोल रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। ओके, कोई सॉरी नहीं। सर।
ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बर्थ वेट का क्या है, VLBW। वी का मतलब क्या हो गया, वेरी, एल का मतलब लो, बी का मतलब बर्थ और डब्ल्यू मतलब वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर हमारा बर्थ बेबी का जो वेट है वो 1500 ग्राम से नीचे आता है, 1500 ग्राम से ऊपर तक को हम किस में ले जाएंगे, LBW के अंदर। और 1500 ग्राम से जैसे ही नीचे होगा तो वेरी लो बर्थ वेट के अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, पॉपुलेशन के बारे में बात हुई है, नीचे जो मैंने लिख रखा है वो पॉपुलेशन के बारे में बात किया है। कैसे कि 1 से लेकर 28% पॉपुलेशन जो हमारी पैदा होती है इंडिया के अंदर, ये इंडिया के अंदर बात की है मैंने, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये सारा जो जोग्राफिया निकाला है मैंने वो किसका है, इंडिया का है। तो इंडिया के अंदर 1 से 28% जो जो बच्चे पैदा होते हैं वो LBW पैदा होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपने क्या याद रखना है कि 1 से 3% जो बच्चे हैं वो VLBW पैदा होते हैं, दैट मीन्स वेरी लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। देन थर्ड कैटेगरी इज द ELBW। व्हाट इज ELBW? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नाउ 15,000 से नीचे अगर बर्थ वेट आता है तो उसको हम VLBW बोलते हैं, लेकिन 1000 तक हम उसको VLBW भी बोलेंगे, लेकिन जैसे 1000 से वो नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में आ जाएगा वो। और इस कंडीशन को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम ऐसा है कि खुरच के निकाला है बच्चा, एकदम से स्क्रैप किया है वो, बड़ा ही एकदम से कमजोर है। पर ये दोनों बच्चे जो हैं वो जी जाते हैं, जैसे VLW है, LBW है। इसकी क्या है, बाद में आप भृंगणम चिकित्सा करेंगे, जैसे नरिशमेंट थेरेपी करेंगे, जिससे आप उसको सर्वाइव करा पाते हैं। क्लियर है बात यहां तक, समझ आ गया जी यहां तक? सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे आप बता रहे हैं कि लो बर्थ वेट और वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, तो ये फुल टर्म बेबी में होता है या फिर ये प्रीमेच्योर बेबी होता है? देखो, फुल टर्म बेबी के अंदर भी लो बर्थ वेट मिल सकता है, समझ रहे हैं बात को? और आप कह रहे हैं कि फुल टर्म बेबी ना हो, प्रीमेच्योर बेबी हो, उसके अंदर तो जनरली मिलना ही पॉसिबल है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे अपने दिमाग से कि भाई प्री टर्म है या फिर प्रीमेच्योर है, तो उसमें तो लो वेट मिलने के या फिर VLBW वेरी लो वेट मिलने के चांसेस हैं ही, चांसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मदर का नरिशमेंट अच्छा ना हो, मदर का नरिशमेंट अच्छा ना हो, या मदर का जो रहने का तरीका, आहार विहार अच्छा ना हो, जिससे फीटस पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी LBW कभी कभी आफ्टर बर्थ, मेच्योर बर्थ में भी दिखाई देता है। समझ रहे हैं बात को? समझ गए बात को? तो ये ओके सारा ओके सर। डिपेंड न्यूट्रिशन पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे के लिए किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। मान लो बच्चे के आप रुक्ष आहार विहार अगर दे रहे हैं माता को, तो बच्चे की जो जो बढ़ावे, जो बच्चे का जो बढ़ावट है, डेवलपमेंट है, वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जिससे स्निग्ध आहार से आप जो कर पाएंगे। मतलब जो उसका जो भी है, जो आप गर्भिणी परिचर्या पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से किस मास में देना है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो उसमें अगर वो अप्रोप्रिएट आहार विहार नहीं कर रही है तो हो सकता है बेबीज पर इफेक्ट पड़े। समझ गए बात को? क्लियर है जी? ओके सर। ओके। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है दैट इज जेस्टेशनल एज ग्रुप। ये भी एक बड़ा बढ़िया क्लासिफिकेशन है। वैसे यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन कहाँ पूछा जाता है, पीजी के अंदर एज वेल एज इन द वाई बाय पॉइंट ऑफ व्यू। तो वाई बाय पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल एज पूछी जाती है, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज जो है वो न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल, न्यूबॉर्न, ये विद का साइन होता है, आप जानते होंगे, विद का साइन अब ऐसे लगाते होंगे आप, ठीक है। जैसे आपको अब पता होगा ना, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटिस तो कैसे लिखते होंगे, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, ऐसे लिखना होता है ना, हिस्ट्री टेकिंग आपको पता होगा। तो न्यूबॉर्न बेबी विद जेस्टेशनल एज लेस देन 37 वीक्स और 259 डेज। अब इसमें किस तरीके से हम इसको जेस्टेशनल एज बोलते हैं। जेस्टेशनल एज क्या वो होती है कि न्यूबॉर्न बेबी की जेस्टेशनल एज क्या होती है, लेस देन 37 वीक और 259 डेज को हम जेस्टेशनल एज बोलते हैं। लेकिन जेस्टेशनल एज को हम किस टाइम पर बेबी पार्चुरेट हो रहा है उसके बेसिस पर हमने इसको 4 भाग में डिवीजन किया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक बॉर्डर लाइन, दूसरा मॉडरेट, तीसरा वेरी प्रीटर्म और चौथा है एक्सट्रीमली प्रीटर्म।
ठीक है। तो बच्चों याद क्या करना है, देखो कुछ नहीं है इसमें, मैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा आपको, बस आपको मैं ये लिखवा दूंगा और आपको जैसे मैंने याद किया था वैसे ही आपको याद करना है। ठीक है, कुछ चीजें जो होती हैं वो फैक्ट होती हैं और उनको याद ही करना होता है, और वो फैक्ट ही आपको काम में देंगे क्लिनिकल्स में। ठीक है, जैसे हम पहली बात करते हैं बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन जेस्टेशनल एज कौन सी होती है, आप समझ ही गए, हम ऊपर पढ़ के आए कि लेस देन 37 वीक जेस्टेशनल हो जाती है। तो बॉर्डर लाइन का मतलब है कि उसकी सीमा के आसपास जो रहेगा। तो 35 टू 36 वीक्स तक का जो होगा, जो एज पे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम कहेंगे बॉर्डर लाइन जेस्टेशनल एज पे पैदा हुआ है, और ये 245 टू 258 डेज का होगा। देन मॉडरेट में क्या बात कर देंगे हम कि 32 टू 36 वीक्स का जो फीटस पैदा होगा वो 2 टू 4 टू 25 डेज का होगा। एंड वेरी प्रीटर्म जो होगा उसे प्रीमेच्योर बोलेंगे। प्रीटर्म का मतलब आप अभी बताया भी था, इकरा ने आई थिंक बताया था मेरे को कि सर प्रीमेच्योर बोलते हैं प्रीटर्म को, अभी तो लिया था ना। तो प्रीमेटर्म हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर बोलते हैं। मैंने लिखा भी है कि कभी कभी ना प्री टर्म हमें समझ में नहीं आता कि टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म का मतलब क्या होता है कि मेच्योर, और प्री टर्म मतलब प्रीमेच्योर हो जाएगा। तो वेरी प्री टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, 28 टू 31 वीक्स में अगर बच्चा पैदा होता है, वो उसका डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 196 टू 223 डेज हो जाएगा। तो इसको हम वेरी प्री टर्म के नाम से जानते हैं। देन हम बात करते हैं एक्सट्रीमली प्री टर्म के बारे में। तो एक्सट्रीमली प्री टर्म जो होगा वो लेस देन 28 वीक्स होगा और लेस देन 196 डेज होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये तो आपको बस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस बात का और आप इसको याद करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आना आप जहां पर पढ़ते हैं स्टडी टेबल है उस पर लगाना सीख लीजिए अभी से। ठीक है, क्योंकि अगर जब आप हॉस्पिटल में मेरी तरह जाएंगे पहली बार तो आपको बहुत सुनना पड़ेगा। मैं जब पहली बार हॉस्पिटल में गया तो बहुत कुछ सुनना पड़ा। रीजन क्या था कि मुझे ऐसी ऐसी छोटी जो फैक्चुअल चीजें थी वो याद नहीं थी। ठीक है, मैंने लेट इट गो कर दी, पर बाद में मुझे याद करनी पड़ी, बिकॉज ये चीजें ना जब आप सीख रहे होते हैं प्रैक्टिस पर होते हैं तो उस टाइम पर जरूरत पड़ती है। और आपसे सीनियर्स जो है सीएमओ वगैरह पूछ लेते हैं तो वहां पर हम बता नहीं पाते, तो फिर जो है अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीजें ना आपको याद करनी होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी से ना इन चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो। नहीं तो फिर वही है, फिर एंड में जाके याद तो करनी है आपको, चाहे आप कर लो चाहे बाद में। और अभी टाइम है। ठीक है, अभी आपका जो है थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर ना ये एकदम पॉप अप एज होती है। इस टाइम पर ना आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी पड़ती है। आप एनाटॉमी को भी खोज पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की भी पढ़ चुके हैं, फार्माकोलॉजी की भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एज इस टाइम पर ऐसी है कि अभी ना आपको सीखना पड़ेगा। ना टर्म के बारे में बात करते हैं, तो टर्म क्या होता है, न्यूबॉर्न विद जेस्टेशनल 32। ये मैंने एक लिख रखा है कि टर्म समझ में नहीं आता टर्म का मतलब क्या होता है। तो टर्म का मतलब क्या होता है कि न्यूबॉर्न जब जेस्टेशनल एज कितना होगा 37 टू 41 वीक्स का होगा तो उसको हम बोलेंगे टर्म बेबी। और पोस्ट टर्म बेबी क्या हो जाएगा 42 वीक्स। ठीक है, विद लगा रखा है। ठीक है, जेस्टेशनल एज विद 42 वीक्स का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे पोस्ट टर्म। और प्री टर्म का मतलब आपको समझ ही में आ गया कि प्री टर्म क्या होता है 28 टू 38 वीक वाला जो होता है दैट इज द प्री टर्म। तो टर्म प्री टर्म पोस्ट टर्म तीनों चीज समझ में आ गई हमें। प्री टर्म प्रीमेच्योर, पोस्ट टर्म मतलब मेच्योर होने के बाद बहुत दिनों तक रह जाता है कई बार गर्भ में बच्चा, तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। और टर्म का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट टाइम पर जब बच्चा पैदा होता है दैट इज 9 मंथ, तो उसको हम बोलते हैं टर्म डिलीवरी। क्लियर हो गया सभी को क्या? क्लियर है वर्तिका, नेहा और सबको क्लियर हो रहा है? चैट में तो कोई क्वेश्चन पड़ा है ना बेटा? मेरा ना स्टैंड पे एक्चुअल में लगा हुआ है आपका फोन ना, तो चैट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप ना इंटरेक्टिव सेशन होना है, चैट में कुछ तो आपने बोला है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या लिखा है इकरा, एक बार दोबारा से पूछिए, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पूरा स्टैंड में फोन लगा हुआ है और एक तो हैंड भी उठा हुआ है। तो स्टार्टिंग में लैगिंग प्रॉब्लम हो रहा था तो वही पूछ रहे थे। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। नहीं अभी नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा पेज भी क्लियर हो गया आज। ठीक है, ये आपको नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज की भी टेंशन मत लीजिए, इवन आपको वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इस चीज की भी हम टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम पेज पढ़ेंगे, दैट इज हमने क्या लिखा है, ये क्लासिफिकेशन है दो चीजों को मिलाकर। अगर ये क्लासिफिकेशन आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को सुनाएंगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि मैं जो आपको देना चाह रहा था वो आपके पास पहुंच गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो युक्ति के साथ, हमारे आयुर्वेद में यही बोला है ना, युक्ति के साथ जो पढ़ता है वही अच्छा वैद्य होता है।
तो युक्ति के साथ मतलब क्या है कि क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, ये आप खुद से ही सोचेंगे। पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इवन एमबीबीएस वालों की, बहुत सारी पैरामेडिकस मेडिकल्स वालों की मिल जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेट, बेबी वेट, BW का मतलब होता है बेबी वेट और GA का मतलब जेस्टेशनल एज। तो क्लासिफिकेशन बाय बेबी वेट एंड जेस्टेशनल एज का है किया है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हम बोलेंगे, एक होता है SFD या फिर SGA, वही है। SFD का मतलब क्या हो गया, स्मॉल फॉर डेट, और SGA का मतलब होगा स्मॉल जेस्टेशनल एज। नाउ एक क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, AFD और AGA, अप्रोप्रिएट फॉर द डेट। अप्रोप्रिएट स्मॉल डेट मतलब डेट हो, जो आपकी डेट है पार्चुरेट होने की उससे पहले पार्चुरेट हो गया है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया कि उसी डेट को बेबी पैदा हुआ है जिस डेट पर होना चाहिए था, LMP से जो कैलकुलेट करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड डेट थी। फिर इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि LFD मतलब लार्ज फॉर डेट, और LGA लार्ज जेस्टेशनल एज। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो बच्चा पैदा हुआ है वो ज्यादा खिंच गया है, मतलब 9 मंथ से भी आगे खिंच गया है, तो ऐसी कंडीशन को हम लार्ज फॉर डेट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ। स्मॉल फॉर डेट की अगर हम बात करते हैं तो बेबी विद वेट लेस देन 10 परसेंटाइल ऑफ GAs, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बेबीज विद 10 परसेंटाइल फॉर GAs, ठीक है। अब देखो आपको मैंने ना अभी एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा कि वेट पढ़ाया था, ठीक है। देखो ये रहा, एवरेज वेट आपको पढ़ाया था 28 ग्राम्स। इसका 10th परसेंटाइल अगर आप निकालेंगे तो उसका 10 परसेंटाइल से नीचे, इसका 10 परसेंटाइल से नीचे अगर वेट आता है बेबी के वेट का, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल फॉर डेट, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि एवरेज वेट का 10th परसेंटाइल से नीचे अगर हमारा वेट अगर बेबी का आता है तो उसको स्मॉल फॉर डेट बोलते हैं। और अगर हमारा अप्रोप्रिएट डेट में क्या होता है कि बेबी का वेट जो है किसके बीच में आता है, 10 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में आता है। 10 से 90 मतलब समझ रहे, अप्रोप्रिएट आ गया। 90 का मतलब अप्रोप्रिएट मतलब समझ रहे, अप्रोक्स में पूरा का ही वेट आ रहा है, जितना 2800 है उतना, मतलब ये लैग करेगा लगभग 2500 से लेकर 2800 के बीच में। आप कह सकते हैं कि LBW से ऊपर का जो वेट होगा वो अप्रोप्रिएट फॉर डेट में होता है मैक्सिमम कंडीशन में। अब लार्ज फॉर डेट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेबीज 90th परसेंटाइल से भी ऊपर खिंच जाता है। कभी कभी बेबी का क्या होता है ना कि वेट ओवर वेट हो जाते हैं, तो वो जो प्रसूति है, जो आपकी मदर है, उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और खुद के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो LFD जो होता है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। SFD भी अच्छा नहीं है, LFD भी अच्छा नहीं है। वैसे तो आप समझ रहे हैं कि दोनों चीजें अच्छी नहीं है, ना तो LFD ना ही SFD, बट अच्छा क्या है, AFD अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया जी सबको, क्लियर है जी ना। सर। उसके बाद बेटा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना मैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, मोर्टेलिटी रेट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है इसके पीछे, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इंडिया में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर सर्वाधिक मोर्टेलिटी रेट मिलता है। इवन इन्फेंटिसाइड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट केयर का कोई भी रूल रेगुलेशन ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा नहीं है सिंगल पेरेंट का रूल गवर्नमेंट ने निकाल रखा है, सिंगल पेरेंट का गवर्नमेंट तो निकाल रखा है, पर इंडिया में एज हमारा जो माइथोलॉजिकल है उसमें अच्छा नहीं लगता है लोगों को, तो वो उसको अवॉइड करा देते हैं, इसलिए मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो आपको ना इस टाइम पर ना नेटल शब्द आएगा, एक मैंने लिख रखा है, आप ना साइड में लिखते रहते हैं इसी चीज को, जैसे आपको मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ कि भाई जो नेटाल है ना, नेटाल का मतलब सामने सब में आएगा, प्री नेटाल, पेरी नेटाल, ये सब। तो नेटाल का मतलब क्या होता है, तो नेटाल वर्ड कैसे रिलेट करता है, पार्चुरेशन से और बर्थ से। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो नेटाल का मतलब होता है वो क्या होता है, पार्चुरेशन और बर्थ। तो आपने कभी कभी छोटे आप गए होंगे, छोटे छोटे जो ICU होते हैं उसको हम बोलते हैं NICU, ठीक है। तो इसमें न्यूनेटाल होता है, वो न्यू का मतलब क्या होता है, अभी के नया, और नेटाल मतलब बर्थ। इमरजेंसी केयर्स हो गया, ये सारे के सारे, ICU का मतलब इमरजेंसी केयर हो गया।
तो ठीक है, न्यूनेटाल का मतलब है कि जो न्यू बर्थ हुआ है उसका इमरजेंसी केयर, उसको हम बोलते हैं एनआईसीयू। तो न्यूनेटाल जो बर्ड है वो किससे रिलेटेड करता है, पार्चुरेशन से और बर्थ से रिलेट करता है। अच्छा यहाँ बात तो, ये तो न्यूनेटाल की या नाइटाल की बात कर दी मैंने। अब मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। तो सबसे पहला मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। सबसे पहले सॉरी, पेरीनेटल पीरियड की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द पेरीनेटल पीरियड? तो पेरीनेटल पीरियड क्या होता है? पीरियड दैट एक्सटेंड फ्रॉम 28 वीक्स ऑफ द जेस्टेशनल एज, और वेट जो होगा वो 1000 ग्राम से ऊपर होगा। ठीक है, तो जो 28th वीक है, ठीक है, उससे लेकर 28 वीक से लेकर 7th डेज ऑफ लाइफ। 7th डेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? पार्चुरेट होने के बाद 1 से लेकर 7 दिन तक बच्चा जो जिया है, ठीक है। तो 28 सप्ताह से लेकर जो 1 से 7 सप्ताह तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल केयर। अब देखो, वर्ड में ही छुपा है सारा का सारा, आपको ना याद करने की यहाँ पे तो जरूरत ऐसी है नहीं, क्योंकि यहीं से हम ना टर्मिनोलॉजी से निकाल देंगे। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब पेरीफरी, मतलब दोनों तरफ, यानी कंसीव होने के बाद का पीरियड होगा ये, और पार्चुरेट होने के बाद का पीरियड लिया जाएगा। पेरी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखो, प्री नहीं है, पेरी है। पेरी समझ रहे हो ना, अलग शब्द है एकदम। पेरी, पेरी का मतलब पेरीफरी से लिया जाता है। तो पेरीनेटल पीरियड क्या होता है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द 28 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, जिसमें आपका वेट इससे ज्यादा होना चाहिए 1000 ग्राम से, और 7th डेज ऑफ लाइफ, मतलब जब बच्चा पार्चुरेट होता गया है उसके 7 दिन तक का पीरियड होता है पेरीनेटल पीरियड। एनी क्वेश्चन? किसी का माइक ऑन है क्या? एनी क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट जो है वो आपको डेफिनेशन याद करनी है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इट इज। ये भी आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, ठीक है, आपके पेपर में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछी गई है कई बार। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? फीटल प्लस अर्ली न्यूनेटाल डेथ, बेबी बीइंग लेस देन, या सॉरी मोर देन 1000 ग्राम एट बर्थ पर 1000, टोटल बर्थ बीइंग ओवर 1000 ग्राम। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हमारे जो हैं बच्चे पैदा हुए हैं, 1000 टोटल बर्थ हुई हैं, उनमें से कितने बच्चों का, 1000 में से कितने बच्चों का 1000 से ओवर वेट आ रहा है, और वो इस एज में मतलब प्रीनेटल पीरियड में लाई करते हैं। ठीक है, तो रेट पूछा है, तो रेट ना टाइम और डेट के हिसाब से निकालते हैं। आप समझ रहे रेट कैसे निकालते थे? आप छोटी क्लासेस में भी रेट कैसा होता था? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम या फिर किसी के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो उसको रेट बोलते हैं। तो मॉर्टेलिटी रेट है मतलब मृत्यु दर। तो पेरीनेटल पीरियड तो समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद 1000 टोटल बर्थ हुई है, उसमें से कितने बेबीज का, कितने बच्चों का इतना 1000 ग्राम से ज्यादा वेट है और वो इस कंडीशन में लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एमएमआर भी निकालते थे आप, याद होगा आपको 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था जिसमें था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक वर्ड दिया था एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट, कि 1000 बच्चे, जो 1000 जो प्रसूति हैं, 1000 जो प्रेग्नेंट मदर है उसमें से कितनी मदर मर रही हैं, तो उसको डिवाइड करके 1000 में से डिवाइड करके आपका जो परसेंटेज आती थी वो क्या आती थी? मदर मोर्टेलिटी रेट। तो वही रेट है, क्या है कि 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो 1000 ग्राम से ज्यादा बच्चे जिनका वेट है और वो इस कंडीशन में फॉल करते हैं, उतने डिवाइडेड बाई 1000, तो वो आपकी प्री पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। क्लियर है? फिर आपको नेक्स्ट डेफिनेशन जो, ये क्लियर हो गया क्या पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट? ये क्लियर हुआ? अगर डाउट है तो मैं बता दूंगा फिर से, वैसे तो इजी है। क्लियर है क्या? एनीवन इफ यू हैव डाउट देन आस्क द क्वेश्चन। सर ये लाइन सर यही कह रहा है ना कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितने बच्चों का वेट जो बताया गया उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, 1000 वेट से ज्यादा है और मर रहे हैं, है ना, मर रहे हैं। जी हाँ, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम सही पकड़ रहे हैं, समझ गए आप। ठीक है, तो अब देखो इसमें नेक्स्ट जो बिल्कुल सही है डेफिनेशन आपने जो पकड़ी है वो सही पकड़ी है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? न्यू नेटाल की बात करते हैं। तो न्यू का मतलब, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, न्यू का मतलब न्यू और नेटाल का मतलब बर्थ। जो पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू 28 डेज ऑफ द लाइफ, तो जो बर्थ के बाद 28 डेज तक की जो लाइफ
स्पान होती है जिसमें जिया है 28 साल तक, सॉरी 28 डेज मतलब दिन तक जो बच्चा जिया है उसको हम न्यूनेटाल बर्थ बोलते हैं या न्यूनेटाल बोलते हैं। ठीक है, अर्ली न्यूनेटाल क्या हो जाएगा, 7 दिन तक, 1 से 7 दिन तक के पीरियड में बच्चे को देखेंगे हम उसको तो अर्ली न्यूनेटाल बोलेंगे। अब देखो न्यूनेटाल, अर्ली न्यूनेटाल और लेट न्यूनेटाल, ये क्लासिफिकेशन हो गया एक तरीके से न्यूनेटाल्स का। न्यूनेटाल्स मतलब क्या, जो न्यू बर्थ हुई है उसका न्यूनेटाल बोलते हैं। तो 28 दिन तक उसको हम नॉर्मल न्यूनेटाल बोलते हैं। ठीक है, फिर अर्ली न्यूनेटाल क्या हो जाएगा, 1 से 7 दिन तक, 1 to 7 डेज अगर हम देखते हैं तो उसको अर्ली, 1 to 7 डेज, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली न्यूनेटाल। और लेट न्यूनेटाल क्या हो जाएगा, 8 से लेकर 28 दिन तक की जो लाइफ में जी रहा है, 8 से 28 यानी सेकंड वीक हो जाएगा, और ये हो जाए फर्स्ट वीक हो जाएगा ये। तो ये तो आसान से आप समझ ही रहे हैं बात को कि भैया 1 से 7 दिन तक पहला वीक होता है और 8 से 28 दिन तक सेकंड वीक हो जाएगा। 28 दिन का मतलब क्या होगा, 8 से 14 तक जो हो जाएगा वो, उसके बाद का जो पीरियड हो जाएगा वो लेट न्यूनेटाल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी का जो है, बाकी का जो बचा पार्ट है ना वो आपको मैं नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो ज्यादातर क्या बचा है, यही बचा है आपका आयुर्वेदिक पोर्शन, जिसमें वय स्थापन है, वय वर्गीकरण है, मतलब एज क्लासिफिकेशन, डिफरेंट आचार्य इसके पढ़े। तो इसको ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही काफी है, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी बच्चे हैं ना, वो अटेंडेंस लग जाती है उसमें, ध्यान रखना उसके, मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, एक एक को मैं ओरली पूछूंगा। ठीक है, और नोट्स बनाते चलना साथ के साथ। क्लियर है? ओके सर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू patiently listening. I hope you like the lecture.